10 जुलाई 2026 तक की स्थिति के अनुसार ये संघर्ष अब केवल ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रहा है। मध्य पूर्व में चल रहा संघर्ष अब केवल दो देशों के बीच तनाव नहीं रह गया है। ईरान, इजराइल और अब सीधे तौर पर अमेरिका, दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक इस संघर्ष में शामिल है। ईरान पर हमले हो रहे हैं, अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है, कमर्शियल शिप्स और ऑयल टैंकर्स खतरे के बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजर रहे हैं और दुनिया की नजरें मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है, क्योंकि अगर ये संघर्ष और फैलता है तो इसका असर केवल तेहरान, टेल अविव या वॉशिंगटन तक सीमित नहीं रहेगा। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, इंटरनेशनल ट्रेड प्रभावित हो सकता है, फ्लाइट्स और शिपिंग राउट्स बाधित हो सकते हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ सकती है और हजारों किलोमीटर दूर मौजूद भारत भी इससे प्रभावित हो सकता है। लेकिन सवाल है, ईरान और इजराइल की दुश्मनी इतनी बढ़ी कैसे? अमेरिका इस संघर्ष में क्यों उतरा? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर ये युद्ध लंबा चला तो दुनिया में क्या होगा? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, भारत पर इसका कितना असर पड़ेगा? इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें ईरान और इजराइल के बीच दशकों पुराने संघर्ष को समझना होगा। 1979 की ईरानियन रेवोल्यूशन से पहले ईरान और इजराइल के संबंध आज जैसे नहीं थे। दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक और स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन मौजूद था। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद स्थिति बदल गई। नई ईरानियन लीडरशिप ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया, पैलेस्टीनियन कॉज को समर्थन दिया और धीरे धीरे ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के दो बड़े स्ट्रैटेजिक राइवल्स बन गए। दूसरी तरफ इजराइल के लिए सबसे बड़ी चिंता थी ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल लंबे समय से ये कहता रहा है कि न्यूक्लियर वेपन्स हासिल करने वाला ईरान उसकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए गंभीर खतरा बन सकता है। ईरान कहता रहा कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पीसफुल पर्पसेस के लिए है, लेकिन यूरेनियम एनरिचमेंट, इंटरनेशनल इंस्पेक्शंस, सैंक्शंस और न्यूक्लियर नेगोशिएशंस को लेकर विवाद बढ़ता गया। इसके साथ ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में ऐसे आर्म ग्रुप्स और पॉलिटिकल मूवमेंट्स का समर्थन किया जो इजराइल और अमेरिकन इन्फ्लुएंस का विरोध करते रहे। लेबनान में हिजबुल्लाह, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में हमास और पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद, येमेन में हाउथीज और इराक तथा सीरिया में ईरान अलाइंड आर्म ग्रुप्स। इजराइल इन्हें ईरान के रीजनल नेटवर्क के रूप में देखता है। इसी कारण कई वर्षों तक ईरान और इजराइल के बीच एक ऐसा संघर्ष चलता रहा जिसमें दोनों देश ऑफिशियली फुल स्केल वॉर में नहीं थे, लेकिन एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश लगातार जारी थी। इसे अक्सर शैडो वॉर कहा गया। साइबर अटैक्स, कवर्ट ऑपरेशंस, टारगेटेड किलिंग्स, ईरानी न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर सैबोटेज के आरोप, सीरिया में ईरान लिंक टारगेट्स पर इजरायली स्ट्राइक्स और मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए एक दूसरे पर प्रेशर। लेकिन 2024 में ये स्थिति बदलने लगी। ईरान ने पहली बार अपने टेरिटरी से सीधे इजराइल पर बड़े पैमाने पर ड्रोन्स और मिसाइल्स दागे। इसके बाद डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन का खतरा बढ़ गया और 2026 तक आते आते ये संघर्ष एक नए और कहीं ज्यादा खतरनाक चरण में पहुंच गया। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ डायरेक्ट मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू किए। ईरान ने जवाबी हमले किए, इजराइल पर मिसाइल्स दागे गए, गल्फ रीजन में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री फैसिलिटीज को निशाना बनाया गया, कमर्शियल शिपिंग प्रभावित हुई और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस इस युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण बैटलफील्ड बन गया। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, अमेरिका इस युद्ध में क्यों शामिल हुआ? इसे समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि अमेरिका का रोल केवल इजराइल की मदद करने तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट दशकों से अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। इस क्षेत्र में अमेरिका के 4 बड़े स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट हैं। पहला, इजराइल की सिक्योरिटी। इजराइल अमेरिका का करीबी स्ट्रैटेजिक एलाय है। दोनों देशों के बीच मिलिट्री कोऑपरेशन, इंटेलिजेंस शेयरिंग और डिफेंस टेक्नोलॉजी में गहरे संबंध है। अमेरिका इजराइल को मिलिट्री असिस्टेंस देता रहा है,
और ईरान को इजराइल की सिक्योरिटी के लिए एक प्रमुख थ्रेट मानता है। दूसरा कारण है ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अमेरिका लंबे समय से ईरान को न्यूक्लियर वेपन हासिल करने से रोकना चाहता है। ईरान पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाए गए, न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हुई। 2015 में ईरान न्यूक्लियर डील हुई, लेकिन 2018 में अमेरिका उस अग्रीमेंट से बाहर निकल गया। इसके बाद टेंशंस बढ़ती गई। तीसरा कारण है मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकन मिलिट्री बेसेस और फोर्सेस। कटार, बहरीन, कुवैत, यूएई, इराक, जॉर्डन और दूसरे लोकेशंस में अमेरिकन ट्रूप्स, एयरक्राफ्ट, नवल फोर्सेस और मिलिट्री फैसिलिटीज मौजूद है। अगर ईरान या ईरान अलाइन ग्रुप्स इन बेसेस को टारगेट करते हैं तो अमेरिका के लिए कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहना मुश्किल हो जाता है। और चौथा कारण है ग्लोबल एनर्जी और शिपिंग राउट्स की सिक्योरिटी। पर्शियन गल्फ दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एनर्जी प्रोड्यूसिंग रीजन्स में से एक है और इसी रीजन में मौजूद है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। ये एक संकरा समुद्री रास्ता है जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और फिर अरेबियन सी से जोड़ता है। वॉर शुरू होने से पहले दुनिया की ऑयल सप्लाई का लगभग 5वां हिस्सा इस राउट से गुजरता था। कटार की एलएनजी एक्सपोर्ट्स का भी बहुत बड़ा हिस्सा इसी राउट से निकलता है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में डिसरप्शन केवल मिडिल ईस्ट की समस्या नहीं है, ये ग्लोबल इकोनॉमी की समस्या बन सकती है। यही कारण है कि अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को अपनी स्ट्रैटेजिक प्रायोरिटी मानता है। जुलाई 2026 की रीन्यूड एस्केलेशन में कमर्शियल वेसल्स पर अटैक्स के बाद यूएस फोर्सेस ने ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम्स, कोस्टल रडार साइट्स, एंटी शिप मिसाइल कैपेबिलिटीज, कमांड नेटवर्क्स और रेवोल्यूशनरी गार्ड की स्मॉल बोट्स को टारगेट किया। अमेरिका का कहना था कि इन ऑपरेशंस का उद्देश्य इंटरनेशनल शिपिंग को सुरक्षित रखना और ईरान की कमर्शियल वेसल्स पर हमला करने की क्षमता को कमजोर करना है। ईरान ने इसे एग्रेशन बताया और इसके जवाब में ईरान ने गल्फ रीजन में अमेरिकन मिलिट्री टारगेट्स पर हमले किए। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की सबसे खतरनाक बात सामने आती है। अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री पावर है। उसके पास मिडिल ईस्ट में एयरक्राफ्ट कैरियर्स, फाइटर जेट्स, मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स, मिलिट्री बेसेस, सैटेलाइट्स और इंटेलिजेंस नेटवर्क्स मौजूद है। लेकिन ईरान भी एक ऐसा देश है जिसके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स, ड्रोन्स, कोस्टल मिसाइल सिस्टम्स, नवल कैपेबिलिटीज और स्ट्रैटेजिक जियोग्राफी का एडवांटेज है। ईरान के सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज मौजूद है और यही उसका सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक लेवरेज बन चुका है। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में शिपिंग को सीरियसली डिसरप्ट करता है तो ग्लोबल ऑयल सप्लाई प्रभावित हो सकती है। लेकिन अगर अमेरिका स्ट्रेट को फोर्स के जरिए खुला रखने की कोशिश करता है तो मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन और बढ़ सकती है। यही कारण है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज केवल एक शिपिंग राउट नहीं रहा, ये अमेरिका और ईरान के बीच मिलिट्री प्रेशर और डिप्लोमेटिक बार्गेनिंग का केंद्र बन चुका है। रॉयटर्स, अब सवाल है, अगर युद्ध और बढ़ा तो दुनिया में क्या होगा? सबसे पहला असर होगा ऑयल और गैस मार्केट्स पर। ऑयल केवल कार्स और बाइक्स में इस्तेमाल होने वाला फ्यूल नहीं है। मॉडर्न इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा एनर्जी प्राइसेस से जुड़ा हुआ है। ट्रांसपोर्टेशन, शिपिंग, एविएशन, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोकेमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, प्लास्टिक्स और हजारों प्रोडक्ट्स। अगर मिडिल ईस्ट से ऑयल सप्लाई बाधित होती है तो क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ सकती है। ऑयल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ सकती है, फैक्ट्रीज की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ सकती है, एयरलाइंस के फ्यूल एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं, शिपिंग महंगी हो सकती है और इसका असर धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंच सकता है। जुलाई 2026 की रिन्यूड फाइटिंग और हॉर्मज डिसरप्शन के फेयर्स के बीच ऑयल प्राइसेस में वीकली गेन्स देखी गई और मार्केट्स में सप्लाई रिस्क प्रीमियम बना रहा। रॉयटर्स, दूसरा बड़ा असर होगा ग्लोबल शिपिंग पर। दुनिया का बहुत बड़ा इंटरनेशनल ट्रेड समुद्री रास्तों से होता है। जब किसी रीजन में वॉर रिस्क बढ़ता है तो शिपिंग कंपनीज को केवल मिसाइल्स का खतरा नहीं होता, इंश्योरेंस प्रीमियम्स बढ़ सकते हैं, शिप्स को लॉन्गर राउट्स लेने पड़ सकते हैं
क्रूज की सेफ्टी का खतरा बढ़ सकता है, डिलीवरीज डिले हो सकती है और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट्स बढ़ सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज में टैंकर ट्रैफिक रिन्यूड अटैक्स के बाद गंभीर रूप से प्रभावित हुआ और शिपिंग इंश्योरर्स ने रिस्क्स रीअसेस किए। रॉटर्स, तीसरा असर होगा एविएशन पर। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण एविएशन हब्स में से एक है। दुबई, दोहा, अबू धाबी और दूसरे एयरपोर्ट्स एशिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका को जोड़ते हैं। लेकिन मिसाइल्स, ड्रोन्स और मिलिट्री एयरक्राफ्ट कमर्शियल एविएशन के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। एयरलाइंस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के ऊपर से उड़ान भरने से बच सकती है, फ्लाइट्स कैंसिल हो सकती है, राउट्स लंबे हो सकते हैं, फ्यूल कॉस्ट्स बढ़ सकती है और पैसेंजर्स को महंगे टिकट्स तथा डिलेस का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा खतरा है रीजनल वॉर, क्योंकि ईरान और इजराइल अकेले नहीं हैं। लेबनान में हेजबोला, येमेन में हाउथीज, इराक और सीरिया में ईरान अलाइंड ग्रुप्स, गल्फ रीजन में अमेरिकन मिलिट्री बेसेस, मेडिटरेनियन और पर्शियन गल्फ में अमेरिकन नवल फोर्सेस। अगर कई फ्रंट्स पर फाइटिंग एक साथ बढ़ती है तो कॉन्फ्लिक्ट का जियोग्राफिक एरिया तेजी से फैल सकता है। इजराइल को कई डायरेक्शन से अटैक्स का सामना करना पड़ सकता है। अमेरिका अपने मिलिट्री बेसेस और एलाइज की प्रोटेक्शन के लिए ज्यादा फोर्सेस डिप्लॉय कर सकता है। ईरान मिसाइल्स, ड्रोन्स और रीजनल नेटवर्क्स के जरिए जवाब दे सकता है और गल्फ कंट्रीज ऐसी लड़ाई में फंस सकते हैं जिसे वे खुद अवॉइड करना चाहते हैं। लेकिन क्या इसका मतलब वर्ल्ड वॉर 3 होगा? नहीं, वर्तमान फैक्ट्स के आधार पर ऐसा दावा करना सही नहीं होगा। रशिया और चाइना के ईरान के साथ स्ट्रैटेजिक रिलेशंस है। अमेरिका इजराइल का करीबी एलाय है। यूरोपियन कंट्रीज की एनर्जी और सिक्योरिटी इंटरेस्ट्स मिडिल ईस्ट से जुड़ी है। लेकिन स्ट्रैटेजिक रिलेशंस और डिप्लोमेटिक सपोर्ट का मतलब ऑटोमेटिकली डायरेक्ट ग्लोबल वॉर नहीं होता। असल खतरा है मिसकैलकुलेशन, एक गलत मिसाइल स्ट्राइक, किसी अमेरिकन बेस पर बड़े कैजुअल्टीज, ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर पर मेजर अटैक या किसी दूसरे कंट्री का डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट कॉन्फ्लिक्ट को अचानक और ज्यादा डेंजरस बना सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, भारत पर क्या असर पड़ेगा? सबसे पहला असर हो सकता है क्रूड ऑयल प्राइसेस का। भारत दुनिया के बड़े क्रूड ऑयल इंपोर्टर्स में से एक है। देश अपनी क्रूड ऑयल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इंपोर्ट से पूरा करता है, इसलिए लंबे समय तक इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस ऊंची रहती है। तो भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ सकता है, रुपये पर प्रेशर आ सकता है, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोडक्शन कॉस्ट्स बढ़ सकती है और इन्फ्लेशनरी प्रेशर पैदा हो सकता है। लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है, इंटरनेशनल क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ते ही भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें उसी अनुपात में तुरंत बढ़े। ये जरूरी नहीं है। रिटेल प्राइसेस पर टैक्सेस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के डिसीजंस, एक्सचेंज रेट्स और गवर्नमेंट पॉलिसी जैसे कई फैक्टर्स असर डालते हैं। लेकिन लंबे समय तक महंगा क्रूड ऑयल भारत की इकोनॉमी के लिए चैलेंज बन सकता है। दूसरा असर है नेचुरल गैस और एलएनजी। भारत कटार सहित कई देशों से एलएनजी इंपोर्ट करता है। कटार अपनी एलएनजी एक्सपोर्ट्स का बहुत बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के रास्ते भेजता है। अगर शिपिंग सीरियसली डिसरप्टेड होती है तो इंटरनेशनल गैस प्राइसेस और सप्लाईज पर प्रेशर बढ़ सकता है। इसका असर इंडस्ट्रीज, फर्टिलाइजर सेक्टर, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन और एनर्जी कॉस्ट्स पर पड़ सकता है। तीसरा असर है मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीय। गल्फ रीजन में लाखों इंडियन सिटीजन्स काम करते हैं। अगर कॉन्फ्लिक्ट गल्फ कंट्रीज तक बड़े पैमाने पर फैलता है तो इंडिया के सामने सिटीजन्स की सेफ्टी, फ्लाइट्स, कॉन्सुलर असिस्टेंस और जरूरत पड़ने पर इवैक्यूएशन जैसी चुनौतियां आ सकती है। चौथा असर है रेमिटेंसेस। विदेशों में काम करने वाले इंडियंस बड़ी मात्रा में पैसा भारत भेजते हैं। गल्फ कंट्रीज इसका महत्वपूर्ण सोर्स है। अगर प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट गल्फ इकोनॉमीज, एम्प्लॉयमेंट और बिजनेसेस को नुकसान पहुंचाता है तो कुछ इंडियन फैमिलीज की इनकम प्रभावित हो सकती है। पांचवा असर है ट्रेड और शिपिंग। भारत का यूरोप, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका के साथ व्यापार समुद्री राउट्स पर निर्भर है।
वॉर रिस्क इंश्योरेंस महंगा होने, शिप्स डिले होने या शिपिंग राउट्स प्रभावित होने से इंडियन एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स की कॉस्ट्स बढ़ सकती है। लेकिन इंडिया के सामने सबसे कठिन चुनौती शायद डिप्लोमेटिक होगी, क्योंकि इंडिया के इजराइल और ईरान दोनों के साथ महत्वपूर्ण संबंध है। इजराइल इंडिया का डिफेंस, एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। दूसरी तरफ ईरान कनेक्टिविटी, चाबहार पोर्ट और सेंट्रल एशिया तक इंडिया की स्ट्रैटेजिक एक्सेस के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स और गल्फ अरब कंट्रीज के साथ भी गहरे इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं। इसलिए इंडिया के लिए किसी एक साइड को चुनना आसान नहीं है। भारत की प्रायोरिटी होगी अपने सिटीजन्स को सुरक्षित रखना, एनर्जी सप्लाईज बनाए रखना, शिपिंग राउट्स को सुरक्षित रखना, रीजनल स्टेबिलिटी और डिप्लोमेसी का समर्थन करना, और ईरान, इजराइल, अमेरिका तथा गल्फ कंट्रीज के साथ अपने स्ट्रैटेजिक रिलेशंस को बैलेंस करना। अब आखिरी सवाल, आगे क्या हो सकता है? 3 ब्रॉड सिनारियो संभव है। पहला, लिमिटेड एस्केलेशन, मिलिट्री स्ट्राइक्स जारी रहें, लेकिन मेजर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर, नेबरिंग कंट्रीज और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को लंबे समय तक पूरी तरह डिसरप्ट होने से बचाया जाए। इस सिचुएशन में टेंशन जारी रहेगा, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमिक इंपैक्ट रिलेटिवली मैनेजेबल रह सकता है। दूसरा, वाइडर रीजनल वॉर, अमेरिकन फोर्सेस, ईरान, इजराइल और रीजनल आर्म ग्रुप्स कई फ्रंट्स पर बड़े पैमाने पर फाइटिंग में शामिल हो जाए। इस स्थिति में ऑयल प्राइसेस, शिपिंग कॉस्ट्स, एविएशन, ग्लोबल मार्केट्स और मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी पर गंभीर असर पड़ सकता है। और तीसरा, मेजर एनर्जी क्राइसिस, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस लंबे समय तक गंभीर रूप से बाधित हो जाए या ऑयल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़े हमले हों। ये दुनिया के लिए सबसे डेंजरस इकोनॉमिक सिनारियो होगा। ऑयल प्राइसेस तेजी से बढ़ सकती है, इन्फ्लेशन बढ़ सकती है, इकोनॉमिक ग्रोथ धीमी हो सकती है और एनर्जी इंपोर्टिंग कंट्रीज पर भारी दबाव पड़ सकता है। लेकिन इनमें से कौन सा सिनारियो सच होगा, इसकी निश्चित भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि युद्ध में सबसे खतरनाक चीज केवल वेपन्स नहीं होते। सबसे खतरनाक होती है अनसर्टेनिटी, एक गलत फैसला, एक अनएक्सपेक्टेड अटैक, एक फेल्ड नेगोशिएशन, और कुछ ही घंटों में पूरे कॉन्फ्लिक्ट की दिशा बदल सकती है। आज मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध केवल ईरान और इजराइल की लड़ाई नहीं है। अमेरिका की डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की सिक्योरिटी, ग्लोबल ऑयल सप्लाई, इंटरनेशनल शिपिंग और गल्फ कंट्रीज में मौजूद मिलिट्री बेसेस इसे पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण बना चुके हैं और भारत इससे दूर नहीं है। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी, हमारा ट्रेड, हमारी इकोनॉमी, गल्फ रीजन में रहने वाले लाखों इंडियंस और हमारी फॉरेन पॉलिसी सभी मिडिल ईस्ट की स्टेबिलिटी से जुड़े हुए हैं। इसलिए सवाल केवल ये नहीं है कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। असली सवाल है, ये संघर्ष कितनी दूर तक फैलेगा, कितने समय तक चलेगा और क्या डिप्लोमेसी इसे एक और बड़े युद्ध में बदलने से रोक पाएगी? क्योंकि मिडिल ईस्ट में दागी गई मिसाइल्स की आवाज शायद भारत तक सुनाई न दे, लेकिन उनका असर ऑयल प्राइसेस में दिखाई दे सकता है, फ्लाइट्स में दिखाई दे सकता है, ग्लोबल ट्रेड में दिखाई दे सकता है और अंतर आम भारतीय की जेब तक पहुंच सकता है। अगर आपको दुनिया की बड़ी घटनाओं, जियोपॉलिटिक्स, साइंस और मिस्ट्रीज के पीछे की पूरी कहानी डॉक्यूमेंट्री के रूप में समझना पसंद है, तो ग्लोबल मिस्ट्री फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है और हर बड़ी घटना के पीछे की सच्चाई समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है।